गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने 14 जुलाई 1789 पेरिस की घटना के बारे में बात करी थी, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7000 पीपल्स गैदर हुए थे और उन्होंने बेस्टिल नाम की जेल थी उस पर हमला कर दिया था। उसको तोड़कर वहाँ से सारे प्रिजनर्स को छुड़ा लिया था और वहाँ के जो कमांडर थे उस जेल के उसको मार दिया था। इसके साथ साथ मैंने आपको रीजंस दिए थे कि फ्रांस ये रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था और मतलब क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, सो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। ओके, लाइक जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन से सेम फ्रांस की सोसाइटी भी कुछ साल पहले अलग थी। वहाँ पर 3 स्टेट्स होते थे। स्टेट ESTATES स्टेट्स, अगर मतलब 3 स्टेट्स पर इनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट स्टेट था वो ऐसे पीपल्स थे जो चर्च में काम करते थे। ओके, चर्च में काम करते थे, उनको फर्स्ट स्टेट में उनको जगह दी गई थी जिनको कि क्लर्जी कहा जाता था। सेकंड स्टेट में ऐसे पीपल्स आते थे जैसे राजा हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनको नोबिलिटी कहा जाता था। थर्ड स्टेट में आते थे आम इंसान, लॉयर हो गया, मर्चेंट हो गया, बिजनेसमैन हो गया, फार्मर्स हो गया, ये सब कहाँ आते थे? थर्ड स्टेट में। ओके, अब जो 90% पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो सारे फार्मर्स थे और उसमें से बहुत सारे ऐसे कम फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो किसी और की, लाइक चर्च वालों की ज़मीन हो गई, वहाँ के राजा की ज़मीन हो गई या मंत्री ऑफिशियल्स की ज़मीन हो गई, उस पर वो लोग काम करते थे। अब अगर हम बात करें फ्रांस की सोसाइटी की, यहाँ के जो लैंड एरिया कंजप्शन की, तो उसमें 60% ऑफ द लैंड ऐसी थी जो कि चर्च के नाम थी, यानी कि क्लर्जी के नाम थी। ओके, एंड सेकंड स्टेट के पीपल्स 60% जो जमीन थी वो क्लर्जी और नोबिलिटी यानी कि चर्च के पीपल्स के नाम पर थी या फिर इन मिनिस्टर से राजाओं के पास थी। ओके, ये तो ये हो गया कि उस समय जो चर्च के पीपल्स थे उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते थे। ओके, इसके साथ साथ क्लर्जी और नोबिलिटी को एक और प्रिविलेज मिल चुकी थी कि उनको किसी भी टाइप का टैक्स पे नहीं करना था। उनको सारे टैक्स एक्सेप्शनल मिल रखी थी कि उनको टैक्स पे बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता था, जिसका मतलब ये था कि टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किस पे आ गई? सिर्फ थर्ड स्टेट के पीपल, क्लर्जी और नोबिलिटी यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल किसी भी टाइप का टैक्स पे नहीं करेंगे। केवल थर्ड स्टेट के पीपल, फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गया, मर्चेंट हो गया, लॉयर्स हो गए, ये सभी टैक्स पे करेंगे। इसके साथ साथ चर्च के पीपल उनसे काम भी करवाते थे थर्ड स्टेट के पीपल्स से, जैसे करवाते थे जिसको कि थाइट्स नाम दिया जाता था, जिसमें थर्ड स्टेट को काम तो करवाते थे अपने उसमें। इसके साथ साथ थर्ड स्टेट वालों से चर्च वाले भी अपने लिए कुछ टैक्स करवाते थे कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, थर्ड स्टेट को गवर्नमेंट टैक्स तो पे करना ही थे, इसके साथ साथ उनको फर्स्ट स्टेट वालों को भी टैक्स पे करना था, जिसको नाम दिया गया था, उस टैक्स का नाम थाइट्स नाम दिया गया था, जिसमें थर्ड स्टेट्स के पीपल को जो भी वो फसल ग्रो करते हैं, है ना, लाइक जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जो कि खुद की ज़मीन पे काम करते थे, जो कि फसल ग्रो करते थे, उसमें से 10% जो भी फसल उगती थी उसका 10% वो क्लर्जी को देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट वसूलती थी, उस टैक्स का नाम था टेल टैक्स, TAILLE, टेल टैक्स। ओके, और भी बहुत सारे टैक्स जो थे वो वसूले जाते थे। ओके, अब प्रॉब्लम डिजास्टर्स कब हुई? 70 मतलब कंपेरिजन में कर रहा हूँ 55 में फ्रांस की पॉपुलेशन जो थी वो थी 23 मिलियन, जिसको कि अगर इंडियन सिस्टम में देखें तो 2.3 करोड़। 1789 में आते आते फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई 28 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 करोड़। ओके, अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई पर लेकिन उस हिसाब से एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ग्रोथ नहीं हुई, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी पर फसल इतनी नहीं होगी कि उस पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हो गई कि एक साल ऐसा आया 1789 के दौर का, 1789
88 और 89 के बीच का ऐसा दौर आया जिसमें कि क्रॉस पूरी बर्बाद हो गई, फसल जो फार्मर्स की थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो क्या हो गया, कंट्री जो थी वो आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि फूड से आउट ऑफ स्टॉक चली गई, उनके पास खाने तक के लिए आउट ऑफ स्टॉक, यानी फूड की कमी हो गई। इसको कि हिंदी में हम फेमाइन बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में हम फेमाइन बोलते हैं, जब खाना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, यानी कि भूखमरी की हालत हो जाए। ओके, मैं ये तो नहीं बोलूँगा पूरी तरीके से पढ़ेंगे, फूड क्राइसिस आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जब कोई भी कंट्री अपनी बेसिक एमिनिटीज या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की हालत में ना हो, यानी जैसे कि खाना हो गया, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपने फुलफिल ना कर पाए, जब इस टाइप के इकोनॉमिक क्राइसिस को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो यही हाल फ्रांस का हुआ। उन पहले तो पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर उस हिसाब से क्रॉप ग्रोथ नहीं बढ़ी, उसके साथ साथ एक ऐसा ईयर आया जहाँ पर फसलें सारी बर्बाद हो गई, उस वजह से खाने की कमी आने लगी। तो फ्रांस उस समय सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने लगा। पर राजा, जैसे मैंने आपको बताया था, किंग लुइस 16 वो अपने अलग ही मोड पे था, उसने कर्जा ले रखा था, वो बैटल्स लड़ रहा था, उसने अपने खुद के किंगडम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वहाँ के पीपल कैसे सफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन वहाँ पर हुआ। इसके साथ साथ ब्रेड्स, वहाँ बेसिकली जैसे हम यहाँ पे रोटीज़ खाते हैं तो वहाँ पर ब्रेड्स खाई जाती हैं, तो ब्रेड्स जो थी उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। ऐसी भी इमेजेस आई है सामने, मीन्स आपकी बुक में आई थिंक इस साल शायद थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ, उसमें इमेज होगी नहीं होगी, बट लेकिन कभी मुझे टाइम मिला था मैं इमेज दिखाऊंगी कि सूटकेसेस भर के पैसे जाते थे और जब जाके उनको एक जो ब्रेड का टुकड़ा था वो मिलता था। सो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे वहाँ पर। तो इसी वजह से 14 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था, वो जो रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है, गुस्सा था आम इंसानों में, क्योंकि टैक्स जो थर्ड स्टेट वाले पीपल थे वही टैक्स पे कर रहे थे, जो नोबल्स थे या नोबिलिटी थे या क्लर्जी थे, चर्च में काम करते थे, उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे, उनको ना टैक्स पे करना, मोर ओवर जो फसल उगती थी उसका 10% भी उन्हें देना। तो काफ़ी सारा गुस्सा था, है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स का। उसके साथ साथ राजा जो ध्यान नहीं दे रहा था अपने पैलेसेस, अपने खुद के एक्सपेंसेस, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बैटल्स लड़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के पीपल्स को गुस्सा आया, उन्होंने अपना एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ओके, जो कि लिंक होता है 14 जुलाई 1789 से। ओके, जो फूड प्राइस बढ़ी, टैक्स बढ़ी, ये दो पॉइंट इसमें इंक्लूड हो गए, जिससे कि वहाँ के पीपल्स ने रिवॉल्यूशन किया। इसके साथ साथ पीपल को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया किसने, वहाँ पे जो फिलोसोफर्स थे। ओके, फिलोसोफर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उनमें से दो फिलोसोफर्स का नाम सबसे ज़्यादा आता है, एक आता है जीन जैक्वेस रूसो और आता है जॉन लॉकी। ओके, अब इनके आइडियाज ऐसे थे जिससे कि सोसाइटी जहाँ सब जॉन लॉकी के आइडियाज ऐसे थे कि वो ऐसा चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जहाँ सब इक्वल हो, मतलब राजा के सामने सब इक्वल हो, मीन्स नोबिलिटी भी इक्वल हो, थर्ड स्टेट के पीपल्स भी इक्वल हो, और जो क्लर्जी है, मैं फर्स्ट स्टेट के पीपल जो चर्च में काम करते हैं, वो सब के लिए एक जैसा रूल हो और उनको इक्वली एक जैसा ट्रीट किया जाए। तो उन्होंने जॉन लॉकी ने 2 ट्रीटीज लिखी गवर्नमेंट की, ओके, जिसमें मोनार्ची सिस्टम को उन्होंने बेकार बताया कि मोनार्ची सिस्टम सबसे बेकार होता है, उसकी बहुत सारी खामियां गिनवाई। ओके, इसके साथ साथ जीन जैक्वेस रूसो उन्होंने ये बताया गवर्नमेंट को जिसमें जो लीडर जो है वो जनता की सुने। ओके, ऐसा नहीं हुआ अपनी अपनी चला। लाइक मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि जो राजा होता है, सुप्रीम पावर होता है, वो अपने मन मुताबिक जनता को नहीं देखता है, ना उनकी सुनता है, ना उनकी राय लेता है, ना उनके फेवर में कोई फैसला जा रहा है नहीं जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। वो सिर्फ अपने फैसले सुनाने से मतलब रखता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से मतलब रखता है। तो जो जॉन जैक्वेस रूसो थे उन्होंने ये सलाह दी कि जो राजा जो हमारा हो, जो हमारा जो लीडर हो या जो हमारा नेता हो, वो हमारी पीपल्स की बातें समझे, जनता की वो बातें सब सुने। तो इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी जिसको कि बोला जाता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बीच एक और फिलोसोफर आए मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक और प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए, मीन्स लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
जो कि हमारे यहाँ भी इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नमेंट इस तरह से डिवाइड है। तो ये मॉन्स्टिक्यू थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए, उनको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो कि कानून व्यवस्था बनाते हैं, लाइक द लीडर्स, ये होते हैं लेजिस्लेटिव। हमारे इंडिया में भी यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव को मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 6 to 8 यही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ या फिर इंडियन सिविक्स पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पढ़ाया गया। इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। लेजिस्लेटिव का मतलब ये होता है जो हमारे लीडर जो हम इलेक्ट करते हैं, जो कि कानून बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ओके, जो कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि कानून व्यवस्था जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, या पीपल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। थर्ड पावर आती है जुडिशियरी, जिसका मतलब कि अगर पीपल्स कानून को तोड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, तो कोर्ट वहाँ पर आता है और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ते हैं तो उसके लिए सज़ा सुनाता है, या फिर जो भी नियम कायदे कानून उसको मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे या कोई क्राइम कर रहा है, ये सारा चीज़ कौन हैंडल करती? जुडिशियरी। ये केवल शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया क्योंकि आपने क्लास 8 में इसको अच्छे से पढ़ा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ओके, आज अभी इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंजेस आए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।